kids, we are going to do a magic. कैसा मैजिक? आपको तो पता है कि जैसे ये डब्बा है, इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पर टेबल पे, तो ये यहाँ पर है, ये कहीं पर फ्लोट नहीं कर रहा। इस डब्बे को मैंने लिया, I placed it on the table top and it is there. It is not moving on its own. It is not floating as you saw the things floating inside the spaceship, है ना? और इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है कि अर्थ अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सारी चीजों को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए हम जब यहाँ पर इसको रखें तो ये नीचे की तरफ ही पुल होगा, इसलिए ये यहाँ पर रहेगा। ठीक। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और उसकी वजह से इट इज हियर ऑन दिस टेबल टॉप, then why does it happen that when I lift it, I am able to lift it? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी इस पे काम कर रहा है, अभी रखा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे काम कर रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जब मैं इसको बेटा उठाती हूँ तो मैं ऊपर खींचने के लिए इस पे फोर्स लगा रही हूँ, थोड़ी ताकत तो लगाओगे ना, ऐसे टूट नहीं जाएगा। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इसको ऊपर उठाने के लिए, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा है, इसलिए आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठा पा रहे हो। समझे? ठीक है। अब इस मैजिक वाली एक्टिविटी को करने के लिए बेटा आपको एक छोटी चीज ले लो, छोटे साइज की, दैट इज ऑल्सो लाइट इन वेट, ठीक है, जो हल्की भी हो, और एक थोड़े बड़े साइज की दूसरी चीज ले लो, दैट इज हेवियर इन वेट, इससे ये काफी भारी हो। ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ये डब्बा ले लिया, उसको भारी बनाने के लिए मैंने पानी भर दिया है। और बेटा यू नीड अ स्ट्रिंग, आपको एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी, और यू नीड समथिंग लाइक दिस, अ सिलिंड्रिकल पाइप, है ना, प्लास्टिक का हो या ये मैंने तो अगरबत्ती जलाने वाले का भाई ऐसे निकाल करके ले लिया है, या ये सब कुछ भी नहीं है तो आप खुद से ऐसा सिलिंड्रिकल पाइप वाला स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। कैसे? तो बेटा 4-5 लेयर न्यूज़पेपर का लो, ठीक है, उसको रोल कर लो, रोल करके उसको सेलो टेप से आप चाहो तो स्टिक करके सिलिंड्रिकल पाइप बना लो। पर्पस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक। अब क्या करना है आपको, टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग यू हैव टू टाई दिस छोटू जार। तो चलो भाई, मैंने बांध दिया, एक तरफ इस छोटे डब्बे को बांध दिया मैंने, और दूसरे तरफ आपको बड़े वाले डब्बे को बांधना है, लेकिन उसके पहले यू हैव टू मेक द स्ट्रिंग पास थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, ऐसे आपने बांध लिया एक एंड से। अब बेटा आपको क्या करना है, ऐसे इस सिलिंड्रिकल पाइप से आपको इस स्ट्रिंग को गुजारते हुए दूसरे साइड से बाहर की ओर निकालना है। ठीक है, अब भाई दूसरे तरफ से ये स्ट्रिंग बाहर आ गया। अब ये दूसरे तरफ का एंड जो है आपको इस जार से अच्छे से बांध देना है, अच्छे से बांधना भाई, 2-3 गांठ लगा लेना। हो गया? अब जरा देखो, इसको अगर ऐसे रखते हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली बेटा आपको पता है कि ये जार हेवी है, तो इस तरफ रस्सी जो है वो झुक जाएगी, रस्सी इस तरफ खिंच जाएगी, है ना।
अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये इधर से आते हुए गिर जाता। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं मैजिक। देखते हैं मैजिक। आपको इसको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, और इस सिलिंड्रिकल पाइप को होल्ड करते हुए आपको इसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करनी है, इस जाल को। ठीक है, ऐसा होल्ड किया आपने। अब यहाँ पर इसको पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाए। आप देख रहे हो बेटा कैसे धीरे धीरे करके ये जो जाल है वाली वाला ये ऊपर की ओर आ गया, देख रहे हो। अब मैं छोड़ दी, देखो ये नीचे आ गया। देखिए, फिर से करके दिखाऊं। दिख रहा है आपको? जोर से घुमाओगे तो जल्दी होगा। तो इस छोटी सी चीज ने इस भारी भरकम जार को, जो कि काफी इससे साइज में भी बड़ी है, उसको उठा लिया। दैट टू अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई ये यहाँ पर है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। वो तो मैं इसको बेटा अपना फोर्स लगा करके पकड़ी हुई हूँ, इसलिए ये यहाँ पर है, नहीं तो ये तो नीचे गिर जाएगा अगर मैं छोड़ दूँ तो। और बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये छोटा जार इस बड़े और भारी जार को उठा रहा था। देखो, जब यहां पर ऐसा रखा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की ओर जा रहा है ना। जैसे ही आप इसको घुमाना शुरू करते हो, देखो ये इसको पुल करता है। तो ये इसमें ऐसा क्या चेंज होता है भाई कि ये छोटू जार ग्रेविटी की अगेंस्ट इस भारी जार को उठाने में कामयाब होता है। In order to understand this in a much better way, you can do one more activity. आप लोग इसको कर चुके हो, आज फिर से करो। बेटा धागे में एक पत्थर बांध लो या कुछ बांध लो, ठीक है, और उसको ऐसे पकड़ो। ठीक, अब इसे घुमाना शुरू करो। आपको कोई फर्क बुझा रहा है? ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि इस धागे में जब आप इसको इस तरह से घुमाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो एक फोर्स है, लगता है ऐसा? आपको पता है इसको और तेज अगर घुमाते घुमाते बहुत तेज घुमाओगे तो शायद ऐसा भी हो जाए कि ये धागा बीच से टूट जाए और टूट करके कहीं दूर लग जाए, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, तो बेटा जैसे ही आप किसी चीज को ऐसे रख करके और घुमाना शुरू करते हो तो यहाँ पर एक फोर्स काम करना शुरू करता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। डोंट वरी, बड़े होकर के इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जब आपने इसे इस तरह से करके घुमाना शुरू किया, वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा वो यहाँ पर डेवलप हुआ और दैट फोर्स इज पुलिंग दिस भारी वाला जार अपवर्ड्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा तो समझ में आया होगा। आप लोग भी इस एक्टिविटी को करो। अगर मैं इसे सिंपली ऐसे उठाती हूँ तो यहाँ पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, है ना, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। और जब ऐसे रख करके गोल गोल घुमाया था तब कौन सा फोर्स इसे ऊपर उठाया था? सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, ओ हाय, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट हैज हैपेंड टू विदिशा मैडम आफ्टर ऑल। कर क्या रही है मैडम? बच्चों, मैं एक खेल खेल रही थी। एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू हाइड दैट चंदा मामा इन द स्काई बिहाइंड दिस 10 रुपी कॉइन। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। इनफैक्ट ऑन 30th of November, इट इज फुल मून नाइट,
30 तारीख को बेटा पूर्णिमा है, आप 30 तारीख को इस एक्टिविटी को करो, ठीक है। करना क्या है, 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, किसी भी कॉइन को ले सकते हो या सारे कॉइन को ले लो, ठीक है। और आंखों के सामने कॉइन को प्लेस करो, एक आंख को बंद करो और बेटा आप इस कॉइन के पीछे चंदा मामा को पूरे तरह से हाइड करने की, छुपाने की कोशिश करो, ठीक है। और ये बताओ कि कम से कम कितनी दूरी पर यू हैव टू प्लेस दिस कॉइन फ्रॉम योर आईज सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीटली हाइड चंदा मामा। समझ रहे हो? कॉइन को आंखों के सामने रखो, एक आंख बंद करो और चंदा मामा को इसके पीछे छुपाने की कोशिश करो, ठीक है। कॉइन को पास लाके देखो, थोड़ा दूर ले जा करके देखो और देखो कि कम से कम कितनी दूरी पर आपको इस कॉइन को रखना पड़ रहा है ताकि चंदा मामा पूरी तरह से इसके पीछे छिप जाए, ठीक है। ये डिस्टेंस नापोगे कैसे? यू माइट नीड हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐसे रखा, इस दूरी पर आपको रखते हो तो चंदा मामा कंप्लीटली हाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस नापने के लिए आप किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हो, वो आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। धागा, रस्सी, ऊन, किसी भी चीज से वो यहाँ से यहाँ तक रख करके नाप लेंगे लेंथ कितना है ना। उसको वापस से स्केल पे रख के नाप लेंगे। एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ आंसर वन मोर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? चंदा मामा is a flat circle like this CD or a round sphere like this ball? क्या है? Yes, you answered very correctly that Chanda Mama is not a flat circle like this CD but a round sphere like this ball with which I am playing now. आप सभी को एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं बेटा, दैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। अब ये विदिशा मैडम क्या बोल रही है? मून का अपना लाइट नहीं होता है, देन हाउ डज इट शाइन इन द नाइट स्काई? तब फिर हमें रात में आकाश में चांद चमकता हुआ कैसे दिखाई पड़ता है? अपनी रोशनी नहीं है तो कैसे चमक रहा है भाई? एक्चुअली बेटा द मून रिफ्लेक्ट्स the sunlight that falls on its surface। कहने का क्या मतलब है बेटा? सूरज की रोशनी, ठीक है, the rays of the sun when fall on the surface of the moon, suppose this is the moon, ठीक है, ये सन है, यहां से इसकी रोशनी जब मून के सरफेस पे पड़ती है तो ये मून क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाउंस करता है उन्हीं सन रेज को अर्थ के तरफ, ठीक है। और उसी की वजह से हमें लगता है कि अच्छा मून शाइन कर रहा है। एक्चुअल में मून का अपना कोई लाइट नहीं, जो सनलाइट मून पर पड़ता है उसमें से कुछ लाइट को वो बाउंस कर देता है अर्थ की तरफ और हमें ऐसा लगता है कि मून की अपनी रोशनी है। When I was a young kid like you, one question always used to come in my mind कि ये जो चंदा मामा है घटते बढ़ते कैसे रहते हैं? एक दिन आसमान में जाके देखो तो आपको बिल्कुल राउंड चंदा मामा देखने के लिए मिलते हैं, एक दिन देखने के लिए जाओ तो चंदा मामा दिखते ही नहीं है, एक दिन देखने जाओ तो हाफ दिखते हैं, एक दिन कभी इतने पतले से दिखते हैं, कभी इतने, कभी इतने, कभी इतने, कभी बिल्कुल नहीं। ये होता कैसे है? सो द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई डज द शेप ऑफ द मून चेंज नाइट बाय नाइट? हर रात जो है चंदा मामा का आकार, शेप कैसे बदल जाता है? तो इस क्वेश्चन को जब मैंने अपने टीचर को पूछा तो हमारे टीचर ने भाई एक एक्टिविटी करवा दी। चलो अब मैं भी तुम लोगों से इस एक्टिविटी को करवाऊंगी, तैयार हो जाओ। Before explaining how and why shape of the moon changes,
I would like you to do revision of how our planet Earth moves around the sun. बेटा हमारी पृथ्वी किस तरह से सन के चारों ओर चक्कर काटती है, इसे एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। आपको वीडियो में बेटा बिहाइंड मी यू कैन सी दिस बल्ब, आपको इस बल्ब की रोशनी दिखाई पड़ रही होगी, है ना। जस्ट इमेजिन दैट इज द सन, ठीक है। मान लो कि वो जो है बल्ब की रोशनी जो है वो एक्चुअली सन की रोशनी है। एंड सपोज दैट आई एम अर्थ, मैं अर्थ हूं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर मैं अपनी ही जगह पर खड़ी होकर के, ठीक है, इस तरह से राउंड 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 घूम रही हूं, तो इसको क्या कहते हैं? दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ on its axis is known as rotation of the earth that is responsible for causing day and night. How? बेटा देखिए, अभी मेरा फेस इज अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ हूं और आप उस पार्ट में रह रहे हैं अर्थ के जो कि मेरे फेस के तरफ है, तो ये वाला पार्ट जो है वो तो सन के पीछे हो गया, तो यहां पर सन की रोशनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो यहां पर अभी क्या है? रात। अब यही अर्थ तो बेटा रोटेट कर रहा है ना, ऐसा। अब यहां पर आया तो देखिए हल्की सी रोशनी आएगी। अब जैसे ही मेरा फेस पूरा उस तरफ हो जाता है, सन की तरफ हो जाता है, तो उस समय बेटा मेरे फेस वाले पोर्शन में क्या हो रहा होगा? दिन हो रहा होगा, ठीक है। फिर मैं अगर ऐसे वापस आ जाऊं तो मेरा फेस जो है सन से पीछे हो गया, सूरज की रोशनी मेरे बैक पे पड़ रही है। तो जितने भी शहर है, जगह है जो कि बैक वाले पोर्शन पे है, ठीक है, वो वहां पर क्या होगा? अभी डे होगा, क्योंकि सन के रेज वहां पे अभी आ रहे हैं। और इधर फेस वाला जो पोर्शन है वो तो कहाँ हो गया? सन से पीछे हो गया, तो यहाँ पर रात हो जाएगी। सो दिस movement of earth on its axis that is known as rotation is responsible for causing day and night. तो अर्थ रोटेशन तो करती ही है, उसके साथ साथ अर्थ रिवॉल्यूशन भी करती है। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, चलिए इसको भी फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान लो कि ये जो आपको प्लास्टिक का रॉड दिख रहा है, दिस इज सन, ठीक है, और मैं फिर से क्या हूं? अर्थ हूं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं अपनी ही जगह पर ऐसे गोल गोल घूमती हूं तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन क्या है? तो अगर मैं इस सन के चारों ओर ऐसे गोल गोल चक्कर काटूं तो आई एम एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और अर्थ जो है बेटा वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए जरा, हम अभी रोटेशन भी कर रहे हैं और सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। सन के चारों ओर भी चक्कर काट रहे हैं और अपने एक्सिस पर भी गोल गोल घूम रहे हैं। सो दिस इज हाउ आवर प्लैनेट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब समझते हैं कि मून का शेप क्यों और कैसे चेंज होता है। और साथ साथ में एक और बात जान लीजिए, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटता है, वैसे ही मून जो है वो भी अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। और इन्हीं के चक्कर काटने की वजह से बेटा हमें शेप ऑफ मून अलग अलग दिखाई पड़ता है। Now let us finally come to the activity part. First, let me explain to you which things will be required in order to perform this activity. कुछ भी नहीं बेटा, बस
पूरे कमरे के लाइट्स को बंद कर दीजिए और बस एक बल्ब को जलने दीजिए, लाइक दिस। आप बिल्कुल अच्छे से गेस कर चुके होंगे कि ये बल्ब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट द सन। और मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगी, या आप खड़े होंगे तो आप किसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। तो ये बॉल किसे रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द मून। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस। इस तरह से खड़े हो जाओगे आप। ठीक, सन, मून और आप अर्थ। लेकिन सन, मून, अर्थ इस तरह से आपको तो तभी दिखेंगे ना जब आप इन तीनों में से किसी जगह पे ना होकर के किसी चौथी जगह पर हो। समझ रहे हो बात को? अगर आपको सन भी दिख रहा है, मून भी दिख रहा है, अर्थ भी दिख रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जबकि आप किसी चौथी जगह पर हो, किसी और प्लैनेट पे हो, किसी और सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी पर हो, और वहां से आप तीनों को देख रहे हो, है ना? लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग तो भाई अर्थ पे हैं। तो अर्थ पे अब हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि अर्थ पे रहते हैं, तब अर्थ के घूमने पर और मून के घूमने पर हमें मून का कौन सा शेप दिखाई पड़ता है। सो लेट अस कम बैक टू आवर ओन पोजीशन, दैट इज लेट अस कम बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो चिल्ड्रन, वी हैव कम बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो, केवल इतना पार्ट, ये जो आपको कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है, इतना पार्ट ही आपको चांद का दिख रहा है, आप अर्थ पे हो तो, क्योंकि इतना ही पोर्शन जो है वो आपको इल्यूमिनेटेड दिख रहा है अर्थ पर से। अब क्या है, मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, तो ये घूमना शुरू करता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप कैसे बेटा इसका शेप चेंज करता जा रहा है ना? ये देखो, अभी हाफ पे आ गया आपका। फिर बेटा देखिए, इसी को और अगर आप घुमाते हैं, ये देखिए, अभी ये देखिए हाफ से ज्यादा पे आपको दिख रहा है। इतना पोर्शन बेटा ये शैडो में आ जाता है, ये डार्क पे आ जाता है। और ये जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, मतलब वेयर द लाइट ऑफ द सन इज फॉलिंग, दैट पोर्शन यू आर एबल टू सी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये देखिए अभी हाफ से ज्यादा हो गया। फिर अगर ये आगे बढ़ता है, देखिए ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको फुल मून दिख रहा है, बस इतना सा पोर्शन डार्क वाला बचा है। अब ये जब पूरा इस तरह से घूम जाएगा तो आपको पूरा फुल मून दिखेगा लाइक दिस, और वो हो जाएगा भाई पूर्णिमा, फुल मून। फिर वापस ये रिवॉल्व कर रहा है, आप देखिए कैसे ये डिक्रीज करता जा रहा है शेप, आप देख रहे हो, है ना? ये देखो, फिर हाफ पे आया, अब ये और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये देखिए हो गया डार्क। ठीक है, डार्क नाइट व्हेन देयर विल बी नो मून, विच वी कॉल एज न्यू मून। तो अब समझ में आया कि खेल है क्या। After watching this video and performing this activity yourself, I am sure that you have clearly understood that in reality the shape of the moon does not change. Moon is there in the spherical form in the space. हमें ऐसा लगता है कि उसका शेप चेंज हो रहा है, और क्यों लगता है ये आप समझ चुके हैं अभी। ठीक है, अच्छा बच्चों, नाइट स्काई में do we get to see the moon only or we get to see something else also? क्या देखने के लिए मिलता है? स्टार्स देखने के लिए मिलते हैं, द ट्विंकलिंग स्टार्स। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बेटा आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, और इट इज एक्चुअली द स्टार दैट इज नियरेस्ट टू आवर अर्थ। इतने सारे स्टार्स जो आप नाइट स्काई में देखते हो, उन्हीं स्टार्स की तरह हमारा सन भी एक स्टार है, और ये वो स्टार है जो कि हमारे अर्थ से सबसे पास है, सबसे करीब है। एक बात बताओ बच्चों, दिन के वक्त ये मून, स्टार्स, ये सब हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं?
डू दे गो टू हैव अ पार्टी? नो बच्चा, दे डू नॉट गो टू हैव अ पार्टी। वो अभी भी स्काई में है, बट वी आर नॉट एबल टू सी देम बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। नहीं समझे? चलो फिर समझते हैं। बच्चों, रात के वक्त द स्काई लुक्स डार्क लाइक दिस, है ना? और जिस तरह से आप अभी इस कैंडल से निकलते हुए लाइट को देख पा रहे हो, कुछ उसी तरह से बेटा नाइट स्काई में आपको स्टार्स लाइट देते हुए नजर आते हैं। मून जो है वो शाइन करता हुआ नजर आता है ना? अच्छा, what happens during daytime? During daytime, the sun is also there. अब बताइए तो सन के प्रेजेंस में क्या आप इस कैंडल से निकलते हुए लाइट को देख पा रहे हो? नहीं ना? लेकिन जरा यहाँ देखो तो क्या कैंडल जल नहीं रहा? बिल्कुल, द कैंडल इज बर्निंग, इट इज गिविंग आउट लाइट, बट बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज सो ब्राइट, you are not able to figure out, you are not able to see that the candle is also burning and giving out light. यही इसको फिर से मैं यहाँ डार्क में ले आती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इसको जैसे ही सन के पास ले आती हूँ, ये जल रहा है लेकिन आपको ये जलता हुआ दिखता नहीं। This is exactly what happens in the case of stars and the moon during daytime. जिस तरह से कैंडल जल रहा था लेकिन बल्ब के सामने रखने पर वो दिख नहीं रहा था कि वो जल रहा है, ठीक उसी तरह से बेटा स्टार्स और मून डे स्काई में भी प्रेजेंट रहते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द सन। समझ गए इस चीज को? कभी कभी शायद आपने दोपहर के वक्त, दिन के वक्त भी मून को देखा हो जो काफी डिमली लिट हो। डिमली लिट का मतलब रात में जिस तरह से वो शाइन करता है उस तरह से शाइन करता हुआ ना दिखे, बिल्कुल हल्की सी रोशनी उससे आती हुई दिख रही हो आपको। लेकिन आप में से सारे बच्चों ने शायद इस चीज को जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि मून कभी कभी आपको दोपहर के वक्त, ठीक है, दिन के वक्त दिखाई देता है। सो द स्टार्स एंड द मून आर प्रेजेंट इन द डे स्काई ऑल्सो। अच्छा, एक बात और है बेटा, स्टार्स ट्विंकल करते हुए आपको नजर आते हैं, है ना? स्टार्स जितने भी होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन मून की अपनी रोशनी नहीं होती। वैसे ही बेटा हम लोग थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करने वाले हैं कि बिसाइड्स द मून एंड द स्टार्स वी ऑल्सो गेट टू सी प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई। यस बेटा, हमें नाइट स्काई में दूसरे प्लैनेट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना? तो उन प्लैनेट्स की भी अपनी रोशनी नहीं होती है, ऑल्दो दे अपीयर टू बी शाइनिंग लाइक स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स की अपनी रोशनी है लेकिन मून की, प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती है। ये प्लैनेट्स जो होते हैं दूसरे स्टार्स पर से उन पर जो रोशनी आती है उसको हमारे अर्थ के तरफ बाउंस करते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि अच्छा प्लैनेट्स की अपनी रोशनी है जिसकी वजह से वो शाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हुई। पॉइंट ये था कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। बेटा स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, so the light rays that are coming out of the stars, they have to travel a very long distance in order to reach the surface of the earth. स्टार्स हमारे प्लैनेट अर्थ से काफी दूर है, सन इतना पास है, वो भी इतना दूर है, बाकी स्टार्स तो बहुत ही दूर है। तो उनसे जो लाइट बेटा रेज निकल करके आते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारे अर्थ तक पहुंचने में, है ना? और अर्थ तक पहुंचने के लिए उतने डिस्टेंस के साथ साथ उन्हें
अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी होकर के गुजरना पड़ता है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, शायद आप लोग जानते होंगे कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है इट रिमेन सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेयर्स ऑफ गैसेस। हमारे अर्थ के चारों ओर बेटा गैसेस का एक मिक्सचर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो लाइट रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए उतना डिस्टेंस के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी होके गुजरना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है बेटा, लाइट रेज थोड़ा इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और जब वो लाइट रेज डिफ्लेक्ट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्स भी रियलिटी में ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि उतने दूर से उनके लाइट को ट्रैवल करके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर करके हमारे तक पहुंचते हैं वो, तो हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइट जो है बेटा रास्ते में डिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े। अब ये सवाल पूछोगे कि मैडम मून का जो रेज आता है, मतलब जो सन रेज को वो हमारी तरफ बाउंस करता है, और प्लैनेट्स जो स्टार्स के लाइट रेज को हमारी तरफ बाउंस करते हैं, तो उनके लाइट रेज भी तो भाई आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, फिर वो ट्विंकल करते हुए हमें क्यों नहीं नजर आते? मून क्यों नहीं ट्विंकल करता नजर आता? प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि बेटा मून और बाकी प्लैनेट्स जो है दे आर क्लोजर टू द अर्थ इन कंपैरिजन टू द स्टार्स। स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को वो ट्रैवल करते हैं, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन मून जो है स्टार्स के कंपैरिजन में वो अर्थ से पास में है, बाकी प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ से काफ़ी करीब है, तो उनसे जो लाइट रेज हमारी तरफ आ रहे हैं उन्हें उतना डिफ्लेक्शन नहीं झेलना पड़ता, इसीलिए दे डू नॉट अपीयर टू अस ट्विंकलिंग while the stars appear to us as twinkling। अब जब आप लोग ये बात जान चुके हो कि मून और स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स भी हम लोग देख सकते हैं नाइट स्काई में, तो क्यों ना सच में जाके देख ले। तो एक काम करो बेटा, आस्क गूगल अंकल टू हेल्प यू। गूगल अंकल को पूछो तो कैसे पहचानेंगे नाइट स्काई में इतने स्टार्स में कौन सा वाला जो है वो प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? ज़रा गूगल अंकल से हेल्प लो और नाइट स्काई में जाकर के ढूंढो तो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बता दो, केवल मून, स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं दिखते हैं नाइट स्काई में, तो और क्या क्या चीज़ें भाई हमें नाइट स्काई में देखने के लिए मिलती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी थ्रू अ वीडियो। Comets, meteors, meteorites, and asteroids. Comet. A comet is a collection of large number of rocky and metallic particles coated with frozen ice of water, carbon dioxide, ammonia, and methane. Comets revolve around the Sun like planets. The orbits of comets are very large and very eccentric. The narrow head of the comet is composed of billions of small bits of rocks and dust particles. It shines brightly by the reflection of sunlight. As the comet approaches the Sun, the ice crystals vaporize to form the tail that points away from the Sun and extends millions of miles in space. The tail always points away from the Sun as the Sun's rays repel the gases. As the comet moves away from the Sun, the gases condense and freeze again and the tail disappears. The period of revolution of a comet around the Sun is very large. For example, the period of revolution of the most famous comet, Halley's Comet, is 76 years. It was last seen in 1986. Meteors and meteorites. Meteors are the celestial bodies in the sky.
that we see as a bright streak of light that flashes for a moment across the night sky. Meteors are also called shooting stars. Each time a comet passes the sun, it loses some of the gases, and ultimately only dust particles and stony or metallic rocks are left behind. When these particles enter the Earth's atmosphere, they burn as a result of the heat produced by friction and become visible as a bright streak of light shooting down the night sky. Most of the meteors are smaller than a grain of sand and burn completely on entering Earth's atmosphere. But a few of them are big and do not burn completely. These meteors that do not burn completely on entering the Earth's atmosphere and land on the surface of the Earth as a rock are called meteorites. Asteroids. Asteroids are huge lumps of rocks orbiting around the Sun, mainly between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroids are too small and too far from the Earth to be seen with the naked eye. Through telescopes, they look like faint stars and hence are called asteroids. It is believed that there was a planet between the orbits of Mars and Jupiter. This planet broke into fragments as a result of the powerful gravitational force exerted by Jupiter. But the fragments continued to revolve around the Sun in their respective orbits, forming asteroids. Ceres is the largest asteroid known. According to another theory, the asteroids were formed at the same time as the rest of the planets. But these smaller bodies somehow failed to assemble into a planet. अरे, मुझे तो आज एक नई बात पता चली। मुझे लगता था कि ये जो शूटिंग स्टार हम लोग कहा करते हैं, यानी कि टूटता हुआ तारा, that is actually a star or a part of a star that is coming down towards the earth. मैं तो सोचा करती थी टूटता हुआ तारा जो है, अब नाम ऐसा रखेंगे तो यही समझेंगे ना भाई हम, या शूटिंग स्टार जो है वो क्या है, कोई स्टार है, कोई तारा है जो कि टूट करके नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन आपने अभी वीडियो में देखा ना, ऐसी बात नहीं है। शूटिंग स्टार इज नॉट एट ऑल अ स्टार और अ पार्ट ऑफ अ स्टार। टूटता हुआ तारा हम लोग जिसे कहते हैं वो टूटता हुआ तारा नहीं है। दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ कॉमेट। अभी अभी आपने देखा कि कॉमेट जो है उसी से बेटा मीटियोर्स और मीटियोराइट्स बनते हैं। तो ये जो मीटियोराइट्स होते हैं यही बेटा शूटिंग स्टार है ना। मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, इन सब के अलावा भी आपको नाइट स्काई में कुछ शाइन करता हुआ दिख सकता है। एक तो भाई एरोप्लेन्स हो सकते हैं, उनमें से जो लाइट जल रही होती है वो आपको दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज हो सकती है सैटेलाइट। हो सकता है बेटा कि कभी आप रात में आकाश की ओर देखो और आपको कोई शाइन करती हुई चीज दिखाई पड़े जो कि कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक ही तरह के स्पीड से मूव करती हुई, ट्रैवल करती हुई आपको दिखे स्काई में। तो हो सकता है कि वह चीज सैटेलाइट हो। अब सवाल आता है कि सैटेलाइट क्या है? बेटा सैटेलाइट इज अ थिंग that revolves around a bigger thing in space। ठीक है, अपने से किसी बड़ी चीज के चारों ओर अगर कोई चीज चक्कर काट रही है तो हम इस छोटी वाली चीज को इस बड़ी वाली चीज का सैटेलाइट कहेंगे। तो वैसे बेटा मून जो है
वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट होगा, है भी। उसी तरह से बेटा अर्थ सन का सैटेलाइट हो जाएगा, क्योंकि सन जो है वो अर्थ से बड़ा है और अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटता है कि नहीं? ओके, तो बेटा सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया नेचुरल, तो अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करें तो वो कौन हो जाएगा? मून, है ना। और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं, मशीन्स बनाए हैं, जिनको हमने स्पेस में रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है, और वो बेटा अर्थ का चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, और उन सैटेलाइट से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिलती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। वो सैटेलाइट इमेज आप लोग गूगल में देखते हो ना, लिख के आता है सैटेलाइट इमेज, तो वो इमेज बेटा हमें सैटेलाइट्स की वजह से ही मिल पाता है ना। और भी बहुत सारे सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमें मिल पाते हैं। तो हमने आज के क्लास में बेटा सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो कि दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है, इन सब के बारे में जाना, मीटर्स, मीटोराइट्स।